प्यारे मित्रों नमस्कार। आज हम सामान्य हिंदी व्याकरण के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि हिंदी है क्या। सबसे पहले बात करें हिंदी, तो हिंदी एक प्रकार की भाषा है। भाषा किसे कहते हैं? तो मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान जिस माध्यम से करता है उसे हम कहते हैं भाषा। लेकिन ये किसी भी एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, इसलिए इस पर बिना चर्चा के आगे बढ़ेंगे। हिंदी भाषा है तो ये भाषा बनती किससे? हिंदी एक प्रकार की है भाषा। तो भाषा के अवयव पढ़ेंगे, अर्थात भाषा किन अवयवों या किन घटकों या किन अंगों से मिलकर के बनती है, तो वो भाषा के होते हैं अवयव। तो सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे हम भाषा के अवयव में सबसे छोटी इकाई होती है, वो होती है ध्वनि। क्या होती है? ध्वनि। भाषा का मौखिक रूप, अर्थात भाषा जब बोलचाल में बोली जाती है तब उसमें भाषा की लघुतम इकाई होती है, वो तो होती है ध्वनि। जब ध्वनि को हम लिख देते हैं, अर्थात ध्वनि को हम लिपिबद्ध कर देते हैं, ध्वनि को प्रतीकों के माध्यम से दर्शा देते हैं, तब वो बन जाते हैं वर्ण। क्या बन जाते हैं? वर्ण बन जाते हैं। और वर्णों से बनता है अक्षर, अर्थात वर्णों के साथ जब हम स्वर जोड़ देते हैं, व्यंजन के साथ स्वर जोड़ देते हैं, तो वो बन जाता है अक्षर। और वर्णों का समूह कहलाता है शब्द। और जब शब्द वाक्य में प्रयोग होते हैं, अर्थात शब्दों का वाक्य में प्रयोग कर दिया जाता है, तो वो बन जाते हैं पद। और पदों का समूह या शब्दों का समूह कहलाता है वाक्य। इस प्रकार भाषा बनती है कि भाषा की लघुतम इकाई होती है वो ध्वनि होती है, और भाषा की महत्तम इकाई होती है अर्थात सबसे बड़ी इकाई होती है वो होती है वाक्य। अब ये तो है भाषा की लघुतम इकाई। भाषा की लघुतम इकाई है वो है ध्वनि, और भाषा की महत्तम इकाई है वो है वाक्य। ध्यान रखना कि ये पूछा जाता है कि लघुतम कैसे लिखा जाता है, लघुतम का शुद्ध रूप क्या होता है। तो इस लघुतम को दो तरह से लिखा जाता है। तो यहाँ लघुतम शब्द आ रहा है, अर्थात भाषा की लघुतम इकाई के लिए जो शब्द आएगा वो तो आएगा लघुतम। लेकिन एक शब्द और होता है जिसे हम देखते हैं लघु के साथ उत्तम शब्द जोड़ देते हैं, तो इस प्रकार इसकी संधि होकर के शब्द बन जाता है लघुतम। ध्यान रखना है कि यदि यहाँ दीर्घ मात्रा आती है तो यहाँ द्वित्व आता है, दीर्घ मात्रा आती है तो द्वित्व आता है, और लघु मात्रा आती है तो द्वित्व नहीं आता है। इन दोनों शब्दों पर विशेष ध्यान रखेंगे। फिर हम बात करें कि ये द्वित्व क्या होता है। तो द्वित्व ध्यान रखना कि जब एक वर्ण की आवृत्ति होती है, अर्थात एक वर्ण स्वर रहित और दूसरा वर्ण स्वर युक्त हो जाता है, या फिर दोनों वर्ण स्वर रहित हो जाते हैं, तो वो द्वित्व होते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि उसी वर्ण की आवृत्ति होनी चाहिए। जैसे शब्द है कच्चा, तो कच्चा में ध्यान रखना च और च की आवृत्ति हुई है, इसका मतलब यहाँ द्वित्व वर्ण है। फिर बात करें पक्का, तो यहाँ क वर्ण की आवृत्ति हो रही है, इसका मतलब यहाँ भी द्वित्व है। जैसे शब्द होता है एक उज्ज्वल, उज्ज्वल है तो यहाँ दोनों ज की आवृत्ति हो रही है, इसका मतलब यहाँ भी है द्वित्व। अर्थात द्वित्व वर्ण कौन से होते हैं? जब एक ही वर्ण की आवृत्ति हो तो वो वर्ण कहलाते हैं, वो कहलाते हैं द्वित्व वर्ण। या फिर व्यंजन होते हैं तो क्या कहते हैं उन्हें? द्वित्व व्यंजन। लेकिन इसके साथ ही याद रखेंगे, जैसे अच्छा शब्द है, इसमें ध्यान रखना कि ये च, इसके साथ दूसरा छ आया है, इसका मतलब है कि एक ही वर्ण की आवृत्ति न होकर के पहले स्वर रहित वर्ण और दूसरा स्वर युक्त वर्ण आ जाता है, तो वो व्यंजन गुच्छ कहलाता है, न कि द्वित्व वर्ण। इसे कहते हैं व्यंजन गुच्छ। ये है वो है व्यंजन गुच्छ। लेकिन ध्यान रहे ये है वो है द्वित्व वर्ण। यहाँ भी द्वित्व वर्ण है, यहाँ भी द्वित्व वर्ण है। द्वित्व वर्ण बोले या द्वित्व व्यंजन बोले, बात एक ही है। लेकिन व्यंजन गुच्छ, इसमें एक ही वर्ण न होकर अलग अलग प्रकार के वर्ण होते हैं, जिसमें पहला वर्ण होता है वो स्वर रहित होता है और दूसरा होता है वो स्वर युक्त होता है। तो इन दोनों में अंतर विशेष ध्यान रखेंगे कि व्यंजन गुच्छ कौन सा है और द्वित्व व्यंजन या फिर द्वित्व वर्ण, जिसमें क्या होता है पहला वर्ण तो होगा वो स्वर रहित होगा
और दूसरा होगा वो स्वर युक्त होगा। अब हम बात करें ध्वनि। ध्वनि का लिखित रूप क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। विशेष बात ध्यान रखें कि लघुत्तम में यहाँ द्वित्व नहीं आता है, लेकिन जब द्वित्व आता है तो वो लघु और उत्तम इन दोनों शब्दों की संधि होकर के शब्द बन जाता है लघुत्तम। और इसके साथ ही आप याद रखेंगे कि यहाँ यदि दीर्घ मात्रा आती है तो इसमें संधि होती है, वो भी कौन सी संधि होती है? दीर्घ संधि होती है। साथ साथ ये भी ध्यान रखेंगे कि इसमें दीर्घ संधि होती है। ध्यान रखना, हम कभी कभार बोलने में दीर्घ को दीर्घ बोल देते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि दीर्घ या दीर्घ के साथ एक और शब्द याद रखेंगे कि दीर्घ। इस दीर्घ का क्या लिखा हुआ है? द के साथ री जुड़ा और आगे आया ग और शब्द बड़ा दीर्घ। और दीर्घ का अर्थ होता है वो होता है आंख, अर्थात ये दीर्घ पर्यायवाची है, वो आंख का है। लेकिन ध्यान रहे यहाँ दीर्घ है। दीर्घ क्यों है? क्योंकि यहाँ दीर्घ मात्रा है। अर्थात मात्रा क्या होती है? तो स्वरों के उच्चारण में जो समय लगता है वो मात्रा कहलाती है। अर्थात यहाँ दीर्घ मात्रा है, तो दीर्घ मात्रा है तो यहाँ द्वित्व लगेगा। ये साथ साथ आप याद रखेंगे, क्योंकि उत्तम में यहाँ उत धनतम है। शब्द टूटेगा तब उत धनतम, अर्थात यहाँ द्वित्व है। और द्वित्व कब लगता है? ऊ और ऊ मिलकर के ऊ बन जाता है और इस प्रकार शब्द बनेगा लघुत्तम। लेकिन यहाँ शब्द आने वाला शब्द आएगा लघुत्तम। अब क्या होता है? जिस भी शब्द के अंत में तम या इष्टम प्रत्यय जोड़ते हैं तो उनका अर्थ होता है सबसे। क्या अर्थ होता है? सबसे। जैसे इस तम प्रत्यय का अर्थ होगा सबसे, तम प्रत्यय का अर्थ होगा सबसे। साथ ही साथ इष्टम, इष्टम प्रत्यय का अर्थ भी होता है सबसे। अब यदि आप लघुत्तम का अर्थ देखेंगे तो सबसे छोटा या फिर सबसे छोटी, अर्थात हम कहेंगे कि भाषा की लघुत्तम इकाई अर्थात भाषा की सबसे छोटी इकाई वो है ध्वनि। लेकिन ये नहीं कहेंगे कि भाषा की सबसे लघुत्तम, इसलिए नहीं कहेंगे कि तम में पहले से ही सबसे शब्द का प्रयोग हो चुका है, इसलिए हम सबसे सबसे दोबारा 2-3 बार नहीं बोलेंगे। इसलिए विशेष ध्यान रखेंगे कि तम प्रत्यय का अर्थ होता है सबसे। इष्टम के साथ ही एक याद रखेंगे इष्टम प्रत्यय, जिसका अर्थ भी होता है सबसे। तो ध्यान रखना है कि भाषा की लघुत्तम इकाई कहें या फिर कहें भाषा की सबसे छोटी इकाई कहें, लेकिन सबसे लघुत्तम इकाई नहीं कह सकते। इसलिए नहीं कहेंगे कि सबसे शब्द तो ठीक है, लेकिन तम प्रत्यय का अर्थ ही फिर क्या हो जाता है? सबसे। तो क्या बन जाएगा? यदि ये हो जाए कि सबसे लघुत्तम, तो इसका अर्थ निकलेगा सबसे छोटी सबसे, अर्थात सबसे सबसे छोटी। इस प्रकार बार बार सबसे सबसे कहना ठीक नहीं है। जिस प्रकार प्रातः काल के समय उठना अर्थात काल और समय साथ नहीं आता, इसी प्रकार सबसे और तम साथ साथ नहीं आएंगे। ये जानकारी में रखेंगे। फिर ध्यान दें, भाषा की लघुत्तम इकाई में हमने पढ़ा ध्वनि और भाषा का लिपिबद्ध रूप, अर्थात भाषा की लघुत्तम इकाई ध्वनि और ध्वनि को लिख देते हैं। ध्वनि का लिपिबद्ध रूप या फिर ध्वनि को प्रतीकात्मक रूप में दर्शाना वर्ण कहलाता है। अर्थात यदि प्रश्न आ जाए कि भाषा की लघुत्तम लिखित इकाई, लिखित का मतलब होता है लिखा हुआ, ये लिखित किसी भी शब्द में इत प्रत्यय है, एक प्रत्यय है, ये जुड़ जाते हैं तो विशेषण का काम करते हैं। तो ध्यान रखेंगे कि किसी भी ध्वनि का जो लिखित रूप है वो क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। अब हम पढ़ेंगे वर्ण और अक्षर में अंतर क्या है। इससे पहले आप याद रखेंगे कि महत्तम में द्वित्व शब्द द्वित्व आता है। महत्तम में यहाँ विशेष ध्यान रखना, शुद्धिकरण में पूछा जाता है तो महत्तम में द्वित्व आता है। क्यों? क्योंकि महत्तम में मूल शब्द है वो है महत, और महत के साथ तम प्रत्यय लगता है। तम का अर्थ होता है सबसे और महत का अर्थ होता है बड़ा, अर्थात इस महत्तम का अर्थ बना सबसे बड़ा। क्या अर्थ बनेगा? इस तम का अर्थ सबसे और सबसे बड़ा, या फिर सबसे इस इकाई के संदर्भ में पढ़ेंगे सबसे बड़ी। तो भाषा की लघुत्तम इकाई में हमने पढ़ा ध्वनि और भाषा की महत्तम इकाई में पढ़ा वाक्य। अब हम बात करते हैं वर्ण और अक्षर। तो देखो, वर्ण और अक्षर में अंतर क्या होता है, इस पर विशेष बात करेंगे। तो सबसे पहले आप जानेंगे कि वर्ण क्या होता है। तो वर्ण में तो ध्यान रखना है कि स्वर रहित, अर्थात जो हलंत होता है जिसके नीचे, वो तो होता है वर्ण, और जिसके नीचे हलंत नहीं होता है वो होता है अक्षर। देखो, पहली बार स्कूल गया जना यो कहो वाला गुरुजी के थोने भाई घरे गया ना पास कहो घर के आखर पढ़ायो, के आखर पढ़ायो मतलब है कि थोने आखर पार्टी मत गा दिनों ना, तो अ से अनार ये पार्टी पर डाला तो ओ पूछियो के आखर गा दिनों ना, तो अ बेर को थोन दिनों जना बो दिनों क। अब देखो पहली बार पढ़िया जना ओपिन ओ क को पढ़ायो नहीं,
पढ़ायो की हो क पढ़ायो। क क्यों पढ़ायो? क्योंकि वो क है जको तो है आखर, और आखर है ये तद्भव रूप है। किसका तद्भव रूप है? तो अक्षर का तद्भव रूप है। ये बात ध्यान रखेंगे, अक्षर का तद्भव रूप क्या होता है? आखर होता है। तो क्या वर्ग है कि आखर घातियों को कहते हैं। आखर को मतलब है कि वो क पूरो हो जन्नत भी न कहो आखर, अर्थात इनमें स्वर जुड़ो है, लेकिन इनमें हलंत है। इनको मतलब समझो कि अक्षर को है नहीं, तो की है वर्ण है। तो वर्ण और अक्षर में अंतर ओ है कि वर्ण में तो क्यों आई हलंत आई, साथ ही साथ आप ये भी ध्यान रखेंगे क, फिर देखो ख, फिर ग, फिर घ, सारे हलंत है, और फिर न्य, ये सारे के सारे है क्या? वर्ण। लेकिन ये क्या है? अक्षर। अंतर क्या? ये बिना स्वरों की सहायता से उच्चारित होते हैं, और ये होते हैं वो स्वरों की सहायता से उच्चारित होते हैं। फिर समझेंगे कि वर्ण होते कितने प्रकार के हैं। तो वर्ण होते हैं दो प्रकार के। नंबर एक तो होता है स्वर, और नंबर दूसरा होता है व्यंजन। ये मूल वर्ण होते हैं, वो दो प्रकार के होते हैं। बाकी कुल वर्णों में वो अयोगवाह भी काउंटिंग हो जाते हैं, तो अयोगवाह को भी जोड़ देते हैं। उच्चित इस प्रकार के टोटली 53 वर्ण होते हैं। लेकिन ध्यान रहे मूल वर्णों में मुख्य रूप से हम स्वर और व्यंजन इन दोनों को काउंट करते हैं, दोनों को जोड़ते हैं। अब बात करें स्वर क्या होते हैं। तो स्वर वे स्वतंत्र ध्वनियां जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित होती है उन्हें हम स्वर कहते हैं। जबकि स्वरों की सहायता से उच्चारित होने वाले वर्ण या स्वरों की सहायता से उच्चारित होने वाली ध्वनियां व्यंजन कहलाती है। अब जैसे स्वर लिख दिया अ, आ, इस प्रकार के ये तो होंगे स्वर। और लेकिन व्यंजन में क्या होगा? व्यंजन में है ये क, ख। विशेष बात याद रखें कि इसके नीचे आना क्या चाहिए? हलंत आना चाहिए, तो ही ये व्यंजन होगा, अन्यथा ये व्यंजन नहीं है। लेकिन अक्षर में होगा कि इसके नीचे हलंत नहीं होगा। जैसे देखो प्रश्न है राम, इस राम शब्द में कितने अक्षर है? तो क्या करेंगे? अक्षर में हमेशा ये होता है कि स्वर जोड़ा जाता है। तो देखो राम शब्द बनता है वो किन से बनता है? तो राम को सबसे पहले हम तोड़ेंगे। तोड़ने के लिए क्या करें? तो इस प्रकार तोड़ देंगे, र धन आ धन म धन अ। इस प्रकार राम शब्द को तोड़ दिया, राम को इस प्रकार लिख दिया, र धन आ धन म धन अ। अब ध्यान रखेंगे कि ये है क्या? तो ये है व्यंजन। और व्यंजन किसका बेटा होता है? तो व्यंजन होता है वर्ण का। इस प्रकार ये तो हुआ वर्ण, ये आ स्वर है, और स्वर भी किसका होता है? वर्ण का। फिर ये म व्यंजन, और ये स्वर। तो ध्यान रखना ये दोनों तो है व्यंजन और दो है स्वर। तो इस प्रकार कुल कितने वर्ण होंगे? तो वर्ण होंगे 4। लेकिन ध्यान रखना यहाँ अक्षर होंगे, वो अक्षर होंगे केवल और केवल 2, क्योंकि स्वर कितने हैं? 1 और 2। जितने स्वर होंगे उतने अक्षर होंगे, अर्थात राम शब्द में कितने अक्षर है? तो 2। इसी प्रकार जैसे शब्द लिख देते हैं कमल, तो कमल में अक्षर पूछे तो कितना है? 1 2 3 अक्षर है 3। लेकिन इसको तोड़े तब क धन अ धन म धन अ धन ल धन अ, इस प्रकार शब्द बनेगा कमल। अब इसमें क्या है? वर्णों में क्या होता है? वर्णों में ध्यान रखना स्वरों और व्यंजनों दोनों की गिनती होती है, लेकिन अक्षर में केवल स्वरों युक्त जो व्यंजन होते हैं उन्हीं को ही गिना जाता है। अर्थात स्वर और व्यंजन से जो बनेगा वो अक्षर होगा, और केवल व्यंजन और केवल स्वर गिने जाएंगे वो होंगे वर्णों में। इस प्रकार गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6। तो इस प्रकार इसमें वर्ण तो हुए 6, लेकिन इसमें अक्षर गिनेंगे तब ध्यान रखना अक्षर में स्वर और व्यंजन दोनों को 7 गिना जाएगा। तब 1 2 और 3, तो अक्षर कितने हो जाएंगे? 3। अब यदि इसमें पूछ ले कि व्यंजन कितने हैं, तो व्यंजन कितने हैं? तो क व्यंजन है, म व्यंजन है, ल व्यंजन है। तो इस प्रकार व्यंजन कितने हैं? 3 है। और साथ ही साथ स्वर पूछ ले तो 1 2 3, तो इसमें स्वर भी कितने? 3। जितने स्वर उतने अक्षर, ये ध्यान रखेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ये वर्ण। इस वर्ण पर बात करें तो वर्ण कहते किससे? ये समझ लिया कि भाषा की लघुतम लिखित इकाई होती है वो वर्ण होती है। अर्थात ध्वनि को जब प्रतीक चिन्हों या फिर ध्वनि को लिपिबद्ध कर दिया जाता है तो वो कहलाते हैं वर्ण। लेकिन इसके साथ ही एक शब्द और याद रखेंगे, क्योंकि शब्द युग में विशेषकर पूछा जाता है। एक शब्द है वर्ण,
और दूसरा शब्द है व्रण, और तीसरा शब्द है वर्ण, और चौथा शब्द है वारण। इन चारों शब्दों पर बात करें तो ये चारों शब्द आपस में शब्द युग्म कहलाते हैं, अर्थात युग्म शब्द कहलाते हैं। ये बात विशेष ध्यान रखेंगे। अब ध्यान ये रखना है कि ये वर्ण है, इसका अर्थ क्या होता है? तो इस वर्ण शब्द का अर्थ होता है रंग। अभी व्याख्याता भर्ती परीक्षा में पूछा गया, और आरपीसी के साथ इसका बड़ा नाता है, विशेष नाता रहता है। अर्थात आरपीसी हो चाहे आरएसएस बोर्ड हो, ये प्रश्न पूछा ही जाता है। हालांकि ध्यान रखना, प्रश्न पूछा नहीं जाता है, प्रश्न किया जाता है। वाक्य शुद्धिकरण में पूछा जाता है कि राम ने रमेश से प्रश्न किया, तो ये वाक्य शुद्ध है। लेकिन यही आता कि राम ने रमेश से प्रश्न पूछा, तो ये वाक्य अपने आप में असंगत है, त्रुटि युक्त है, अशुद्ध है। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। अब बोलो वर्ण, इस वर्ण का अर्थ तो क्या है? रंग है, या फिर यह एक प्रकार का अक्षर है? क्या है? एक प्रकार का अक्षर है। फिर बात करें वर्ण, वर्ण का अर्थ होता है घाव। ठीक है, याद रखना है। अब देखो, इन जो लिखो व और आगे लिखो न, ये तो ठोको नीचे तीर, ये ठोक देना है तीर, और तीर ठोकने में बिणजी र, इस प्रकार बिणग्यो वर्ण, अर्थात इन पढ़न वर्ण। क्या पढ़ेंगे? वर्ण। और नीचे तीर ठोक्यो, कि भी तीर ठोको तो बींगे पड़ी घाव, और याद रखना है तो वर्ण का अर्थ होता है घाव। क्या अर्थ होता है? बोलो, घाव होता है, याद रखेंगे। तो दोनों शब्दों का अर्थ याद रहा। वर्ण का अर्थ होता है रंग, और वर्ण का अर्थ होता है घाव। जैसे कभी कभार कह देते हैं कि इंद्रधनुष में कितने वर्ण होते हैं, तो वो वर्ण का मतलब है कि वो रंग कितने होते हैं। और वर्ण का अर्थ क्या होता है? वर्ण का अर्थ होता है घाव। लेकिन एक शब्द है, वो है वर्ण, वर्ण करना। राम ने सीता का वर्ण किया था, लेकिन रावण ने सीता का हरण किया था। तो वर्ण और हरण में अंतर होता है। एक तो शब्द है वर्ण, और दूसरा शब्द है हरण। हरण करना मतलब है कि उसे जबरदस्ती उठा लेना, वो तो होता है हरण। और वर्ण का मतलब है कि इच्छानुसार उसे उठाना, इच्छानुसार उसका चयन करना, वो कहलाता है वर्ण। तो वर्ण का अर्थ होता है चयन करना। क्या अर्थ होता है? चयन करना, या फिर अर्थ होता है चुनाव करना। एक शब्द है, वो है वारण। वारण का अर्थ होता है हाथी। क्या अर्थ होता है? हाथी। ये याद रखेंगे। चारों शब्द, सबसे पहला शब्द पढ़ा हमने वर्ण, और दूसरा शब्द पढ़ा वर्ण, और तीसरा शब्द पढ़ा वर्ण, और चौथा पढ़ा वारण। ये दोनों शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में रहते हैं। तो इन दोनों शब्दों का शब्द युग्म शब्द की दृष्टि से दोनों शब्दों को याद रखेंगे। पहले का अर्थ रंग होता है, और दूसरे का अर्थ घाव होता है। फिर हम आगे बात करें स्वर। तो स्वरों की बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।